अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन एक पूरी जो कंप्लीट बॉडी होती है वो किन किन लेवल पे किस तरह से किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। सो आज हमने उसकी एक नेक्स्ट फेज डिस्कस करनी है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था जब हम सेल लेवल पढ़ रहे थे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल में कि और द बेसिस ऑफ सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो थे ऑर्गेनिजम्स और ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। मीन ऑर्गेनिजम्स को सेल के बेस के ऊपर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम वैसे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अगर ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स में पढ़ें तो उसमें पहला जो ग्रुप आता है उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। इन्हें हम मोनेरन्स भी कहा जाता है। मीन किंगडम मोनेरा में आते हैं ये। इनको दूसरा नाम प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इसमें मेजर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये हम चैप्टर 3 में जाके दोबारा भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन ग्रुप्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे प्रोटिस्ट है। इसमें एनिमल लाइक और प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मीन एनिमल नहीं है लेकिन एनिमल से मिलते जुलते हैं। प्लांट्स नहीं है लेकिन वो प्लांट से मिलते जुलते हैं। जैसे एल्गी है, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट हैं। प्रोटोजोन्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। इसी तरह कुछ फंजाई लाइक भी होते हैं। तीसरे नंबर पे फंजाई हैं। फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं। मीन खुद फूड नहीं बनाएंगे बल्कि जो डेड बॉडीज हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनको तोड़ फोड़ के उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स हैं और फिफ्थ नंबर पे एनिमल्स हैं। तो इन 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनमें से पहला जो है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। बाकी जो चारों प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इन चारों को यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स क्या हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें, मैंने अभी आपको बताया कि 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था जो फर्स्ट ग्रुप में आया उन्हें हमने प्रोकैरियोट्स कहा और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो बाकी चारों हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। प्रो एंड कैरियो 2 वर्ड से कंबाइन किया गया है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो जहां पे भी आ जाए इसका लिटरल मीनिंग होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस के। अब बेटे इन्हें प्रोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। व्हाट इज मेंट बाय प्रोमिनेंट न्यूक्लियस? एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेल्व या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर वो हो तो हम कहते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और डेफिनेट न्यूक्लियस है। अगर ना हो तो हम कहते हैं ये इनप्रोमिनेंट या इनडेफिनेट न्यूक्लियस है। सो दे लैक न्यूक्लियर इनवेल्व अराउंड देयर न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चैप्टर 4 में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम न्यूक्लियस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। मीन प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल के बाद न्यूक्लियर इनवेल्व नहीं पाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें बैक्टीरिया के अंदर हम सिर्फ न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, तो ये जो एरिया है ये सिर्फ न्यूक्लियाइड है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस को सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है। इनका जो क्रोमोसोम है प्रोटीन नहीं होती। एक्चुअली होता यह है कि जो क्रोमोसोम है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इन्हें न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो इसके बाहर देखें आप लोगों को कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही। डायरेक्टली ये इम्बेडेड है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इम्बेडेड हो साइटोप्लाज्म के अंदर, बाहर इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इन्वेल्व ना हो, तो हम कहते हैं जी ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। जैसे देखा जा सकता है इस न्यूक्लियस के बाहर हमें कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही या न्यूक्लियर इन्वेल्व नजर नहीं आ रही, तो ऐसे जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरे नंबर पे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब हो गया, क्या वो झूठ है और ये क्या सच है? नहीं, इसका मतलब होता है डेफिनेट न्यूक्लियस या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
So these are the cells which have prominent nucleus. What is meant by prominent nucleus? They have nuclear envelope around their nuclear material. For example, जी हम एनिमल सेल की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा न्यूक्लियस नजर आ रहा है, यहाँ से ये कट करके दिखाया गया है, ये सारे का सारा क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर। और इसमें आप लोगों देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे इसकी पूरी एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। सो इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप है। ऐसे जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल। तो पांचों ग्रुप में से पहला जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं, बाकी चारों मीन जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स पर कंसिस्टेड होते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म को थ्री मेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड किया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड नंबर पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है यूनिसेलुलर। यूनि मीन वन और सेलुलर मीन सेल, मीन वन सेल। So what are unicellular organisms? Mean these are the organisms which are made up of only one cell, yeah, which are consist of only a single cell. तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये आगे जाके क्या बनाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल पर कंसिस्ट होती है, तो इसलिए इनकी पूरी लाइफ के या पूरी बॉडी के फंक्शन उसी एक सेल नहीं करने होते हैं। हम अपनी बात कर लें, हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इसमें से ईच सेल हैव देयर ओन फंक्शन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन पहुंचानी है तो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो कंट्रैक्शन करनी है, मीन मूवमेंट करनी है तो मसल फाइबर है, मसल सेल्स हैं। मैसेज कम्युनिकेट करना है तो न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएं तो उसमें तो है ही एक सेल, तो इसलिए पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो एक सिंगल सेल ने बनाने होते हैं। इसलिए कहा जाता है ऑल देयर लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल। अगर वो सेल खत्म तो पूरी बॉडी खत्म, अगर वो सेल नहीं है तो कोई फंक्शन नहीं हो सकता, अगर वो सेल है तो सारे के सारे फंक्शन उसी सेल ने ही क्या करनी है, परफॉर्म करने हैं। इसमें हम मेजर एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा होगा आप लोगों के बारे में, इनके बारे में फेमिलियर होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, जैसे यूग्लिना है, फिर उसके बाद पैरामीशियम है, दोनों पानी के अंदर पाए जाते हैं, बल्कि तीसरा अमीबा। ये तीनों क्या पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और भी बहुत सारी हैं। आप लोग आगे साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे, उनकी प्रैक्टिसेस भी डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। पहले यूनिसेलुलर थी, उसके बाद हमने बात की थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड जो है, और द बेसिस ऑफ सेल, ये ध्यान में रखना, हम सेल के बेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट वन इज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। होते ये यूनिसेलुलर ही हैं इसके अंदर, लेकिन ये मिल के रहते हैं, इस टाइम इसे कॉलोनियल का नाम दे देते हैं। इनके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे मिलके रहते हैं, रहेंगे सारे मिलके इकट्ठे, बट दे डोंट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? जैसे मैंने सेल लेवल में बताया था, इस सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइल्स पाई जाती हैं, दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितने यूनिट्स होंगे, जितने भी चीजें पाई जाती हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो अपना फंक्शन खुद ही परफॉर्म करते हैं, मीन अपने फंक्शन उन्होंने डिवाइड करे होते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो सारे फंक्शन कंबाइन होते हैं, स्पेसिफिक यूनिट के फंक्शन बन जाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो मीन उन्होंने अपने फंक्शन जो है वो डिवाइड नहीं किए होते। क्या मतलब है, इसमें से ईच ऑर्गेनिज्म अपने वाइटल रोल ऑफ लाइफ खुद परफॉर्म करेगा, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इनका जस्ट ये होगा कि मिल के रहेंगे, लेकिन अपने अपने फंक्शन हर सेल खुद परफॉर्म करेगा। मीन ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल है डिवीजन ऑफ लेबर के, हम थोड़े से उसको इलेबोरेट कर लेते हैं। जैसे है फॉर एग्जांपल है, आप में से कोई बच्चा कहीं काम पे चला जाता है, क्लास नहीं ले सकता, तो हम ये नहीं कह सकते हैं मेरे बहन भाइयों को, यार मेरी जगह ना बायो की क्लास आप ले लें, ऐसा नहीं होगा।
हमने अपने वाइटल रोल ऑफ लाइफ जो है वो क्या करने हैं, खुद ही परफॉर्म करने हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे होते। जैसे ये नहीं है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम पड़ गया है, मैं किसी को और को कह दूं भाई बायो की क्लास आप ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने मेन अपने फंक्शंस खुद ही परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए कहा जाता है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहेंगे मिलके एक जगह पे स्पेसिफिक एरिया के अंदर, लेकिन उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। हर सेल अपना अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करेगा। सो मीन दे डोंट डिपेंड्स अदर सेल फॉर इट्स वाइट रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स बने होते हैं। अब ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, या एक स्ट्रीट है, हमारे सराउंडिंग्स में हमसाए हैं, हालांकि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन वाइटल रोल के लिए लाइफ के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते। किसी को अपनी जगह जॉब पे भेज दिया, या किसी को कह दिया जी आके मेरे घर में कुकिंग कर जाएं, या मेरे घर के कपड़े धो जाएं, या किसी घर में जाके हम काम करके आएं, ऐसा नहीं होता। वाइटल रोल जो है वो हम खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, रहे मिल के रहे, लेकिन अपने अपने फंक्शन सारे खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी यही होता है, कॉलोनी के अंदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्क क्या है, मिलकर इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो अपने अपने फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनी ऑफ ग्रीन एल्गा, एल्गा इज द सिंगुलर ऑफ एलजी। तो जो कि पानी के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, देखते हैं कि 100 ऑफ वॉलवॉक सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर वो क्या बना देते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट कॉलोनीज ली गई, इसके अंदर आप लोगों को ग्रीन कलर के डिफरेंट वॉलवॉक सेल्स नजर आ रहे होंगे, रह के इकट्ठे होके एक कॉलोनी बना रहे हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है, शुरू में देखें सिंगल सेल है, फिर उसके बाद कुछ सेल्स और आके मिले, फिर और आके मिले। ये हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि आप इंटर में जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को डायग्राम एक शो कर दी है। तो इसमें वो इकट्ठे ऑर्गेनिज्म मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, अल्टीमेटली वो क्या बना देते हैं, एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स मिलके इकट्ठे रह रहे होते हैं। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वो बेटे क्या है, मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। नेम से रिप्रेजेंट है कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाएंगे। मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम देखते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे, टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स कंबाइन होकर आगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल तक होता है। लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे टिश्यू में भी जाती है, ऑर्गन्स में भी जाती है, ऑर्गन सिस्टम से लेकर आगे तक सो ऑन चलती रहती है। लेकिन जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक होती है, सेल लेवल तक होती है। इसलिए कहा गया कि मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे, टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं एक स्पेसिफिक सेल्स हैं, कंबाइन हुए, इनके कॉम्बिनेशन से आगे क्या बना, टिश्यूज बना। एपिथेलियल सेल्स हैं तो एपिथेलियल टिश्यू बना दिया, टिश्यूज कंबाइन हुए तो ऑर्गन बनाया। मीन जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्टमक के अंदर आप लोगों को पता है कि पढ़ा है आप लोगों ने, एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू पाए जाते हैं। स्टमक है, इसके साथ फर्दर ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। आपको पता है स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। फिर ऑर्गन सिस्टम आगे कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और इस तरह के जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर पाए जाए, हम कहते हैं दे हैव मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो टू एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक मस्टर प्लांट के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है फ्रॉग के बारे में। तो सबसे पहले हम मस्टर प्लांट की तरफ आते हैं। मस्टर प्लांट में अगर हम सबसे पहले इसका हम साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। जो मस्टर प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसके अगर हम कल्टीवेशन देखें, मीन कब इसको जर्मिनेट किया जाता है या ग्रो करवाया जाता है, ज्यादातर ये विंटर के स्टार्ट में ऑलमोस्ट इसको जमीन में लगा दिया जाता है। सो इट इज ऑन इन विंटर, और विंटर के एंड पे ये अपने क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, सीड्स प्रोड्यूस कर देते हैं। इसलिए विंटर सीजन में ये आप लोगों को ज्यादा नजर आता है। इसके यूजेस देखें, इसकी प्लांट बॉडी को एज अ वेजिटेबल भी यूज करते हैं। आप लोग इसे, कुछ लोग जैसे फेवरेट होता है, खाते हैं सर्दियों में मेजोरिटी।
इसको मैं बता देता हूँ, इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं जी, साग कहते हैं। तो ब्रासिक का कंपेस्टिस होता है जो आप उस वक्त यूज कर रहे होते हैं। दूसरा, इसके सीड्स जो हैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है प्योर फॉर्म में निकालना, जिसे हम सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, वो इसी के सीड से निकाला जाता है। और उसके भी आप लोगों को बहुत ज्यादा यूज है, खासतौर पे आप लोगों की फेवरेट चीज पिकल्स, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इसकी जो कोई भी प्लांट है, सिर्फ मस्टर्ड प्लांट नहीं बल्कि कोई भी प्लांट है, उसको जो बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है बेसिस ऑन द फंक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्लांट है, उसको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द सेकंड वन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स की। अब बेटे प्रॉपर डेफिनेशन देखें वेजिटेटिव पार्ट्स की, बायोलॉजिकल क्या है, दीज आर द पार्ट्स व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, दे आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स। मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, जैसे रूट्स हैं, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें। स्टेम है, कोई रोल नहीं है। ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। तो इस तरह से इनको क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं the parts which take part in sexual reproduction or which are involved in the sexual reproduction and produces fruits and seeds, they are known as reproductive parts. For example है flowers. Flowers basically जो है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। प्लांट्स में देखें, मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स होते हैं, फीमेल गैमीट्स इनके क्या होते हैं, ओवियम या एग सेल होते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर है पूरा प्लांट बॉडी, मस्टर्ड प्लांट के अगर हम देखें ये उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। इसकी मैंने सिर्फ फ्लावर को बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पे देखें, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि फ्लावर किस तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है। ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको बड़ा करके देखें एंड्रोशियम को, तो इसमें स्टेमन होता है। स्टेमन दो चीजों पर कंसिस्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। एंथर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया वो क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखें, इस पार्ट को कहा जाता है कार्पल, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल मीन उसके फीमेल गैमीट्स बनते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से मीन एंथर से निकलते हैं और इधर ओवरी के अंदर आके एंटर होते हैं, और ओव्यूल से मिलकर मीन एग सेल से मिलकर वो आगे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट डेवलप होकर सीड बनाता है। सीड जो है अब आप लोगों को पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर ओवरी पक के मीन आफ्टर रिप्रोडक्शन ओवरी पक के फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो अभी हमने बात की कि ये वो पार्ट्स हैं जो फ्रूट्स बनाते हैं और सीड बनाते हैं। तो इसलिए फ्लावर जो है इसका क्या कंसीडर किया जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसीडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज द फ्रॉग। साइंटिफिक नेम देखें फ्रॉग का, तो साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, राना टिग्रीना। एंड वाई राना साहब इज कंसीडर्ड एज अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, उसकी अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखें वो इस तरह से है। क्यों मल्टीसेलर ऑर्गेनाइजेशन बेटे शो करता है, द रीजन इज दैट इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड फर्दर each organ system is consisted of related organs and each organs are made up of specific tissues। और अभी हमने बात की शुरू में कि इस तरह की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाई जाती है, हम उसे क्या कहा जाता है कि दे आर द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें मेजर टिश्यू देखें, एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, और भी पाए जाते हैं इसके अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसको स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये रेड ब्लड सेल्स हैं फ्रॉग के, सेल्स हैं, सेल्स कंबाइन होकर आगे क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज कंबाइन होकर आगे क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। हार्ट है जैसे फ्रॉग का दिखाया गया है। ऑर्गन सिस्टम आगे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, इसका आप क्या कह सकते हैं कि सॉरी ऑर्गन्स मिलकर आगे क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम आगे कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, कंप्लीट बॉडी बना देते हैं। तो हमने शुरू में बात की इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उससे क्या कहते हैं, हम कहते हैं दे हैव द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेटे आज का टॉपिक था और थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।